ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने लैडर सर्किट और टाइप्स ऑफ सर्किट देख लेते। तो हमने स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी पढ़ा था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करना है, इस कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका। एंड में अपन ने लैडर सर्किट पढ़ा था। तो मैंने लैडर सर्किट में एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट दिया था, जिसमें क्या हो रहा था कि जो इनपुट ए और बी पॉइंट से दिख रहा था, उसके एक लिंक के बाद, एक रेजिस्टेंस की लिंक के बाद बिल्कुल सेम सर्किट ही आपको इन्फिनिटी तक दिख रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी एक टेक्निक देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी मिलेंगे आपको, इसमें काफी वेरिएशन भी मिल सकता है आपको। अब हर चीज स्ट्रेट अवे आपको बता देना ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आपका फिर माइंड कैसे चलेगा। तो मैंने आपको एक टाइप का सर्किट बताया है, उसमें एक लॉजिक बताया है। अब आप और क्वेश्चंस भी ऐसे मिल सकते हैं आपको, जिसमें थोड़े से और थोड़ा सा वेरिएशन करके आपको सोचना पड़ेगा। तो वो सब आप ट्राई करिएगा। अब अपन आगे की स्टार्ट करते हैं। तो लेडर सर्किट के बाद हमें सिमेट्री के क्वेश्चंस वगैरह देखना थे। हमारे पास कई सारे ऐसे नेटवर्क्स आते हैं जिनमें सिमेट्री होती है, एंड ड्यू टू सिमेट्री हम कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजों को स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें हमें समझ में आ जाती है कि अच्छा सिमेट्री है तो ऐसा तो हो ही रहा होगा, तो उन चीजों को यूज करके क्वेश्चन आसान हो जाता है। एक एक करके देखते हैं सिमेट्री वाले पॉइंट्स। चलिए, सबको मैं विजिबल हूँ, प्रॉपर्ली ऑडिबल हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। हाँ, तो सिमेट्री में सबसे पहला अपन पॉइंट देखते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी कभी हमें ऐसा सर्किट दिया है, जैसे हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि दो पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमें क्वेश्चन में बोल दिया दो पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो, ऐसा सर्किट दे दिया आपको और कहा ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, और लेट अज्यूम कि सारे रेजिस्टेंस इक्वल दिए। ये जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वी नीड टू फाइंड आर ए बी, और सारे रेजिस्टेंस आर, ये सारे रेजिस्टेंस आर है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जिन पॉइंट्स के अबाउट इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है, उनको जोड़ने वाली लाइन के ऊपर नीचे देखो एडजस्ट है, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है। सर बात है क्या? यस सर। जैसा ऊपर है वैसे नीचे है ना। जब ऐसा क्वेश्चन होते हैं कि ऊपर नीचे हमें सिमेट्री दिख रही हो, तो हम स्ट्रेट अवे ये जो लाइन है ए और बी को जोड़ने वाली लाइन, इसके ऊपर और नीचे एडजस्ट है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल, क्योंकि इनमें कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मुझे। ये भी ए से जुड़ा है, ये भी बी से जुड़ा है, ये दोनों एक जैसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे स्ट्रेट अवे दिख गया, मुझे डायरेक्टली दिख गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इन पॉइंट को नाम दूं अगर मैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, तो मैंने देखा कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2। कैसे बोल पा रहा हूं मैं? ड्यू टू सिमेट्री। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? आदित्य तू बोल रहा है यस, है ना? क्यों बोल पा रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है इन दोनों में, इनके कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक नंबर पॉइंट का जैसा ए और बी से कनेक्शन है, वैसे दो नंबर पॉइंट का कनेक्शन है। तो देयर इज नो रीजन कि इनका पोटेंशियल अलग हो, कोई फर्क दिख ही नहीं रहा है इनमें, तो पोटेंशियल भी सेम ही होना चाहिए। अब अगर पोटेंशियल सेम है तो मैंने आपस में भी जोड़ सकता हूँ। मैंने अलग अलग क्यों रखूं? एक ही पोटेंशियल के पॉइंट है तो इन्हें जोड़ दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सर्किट फोल्ड कर देता हूँ और मैं 1 नंबर पॉइंट को 2 के ऊपर लेके आता हूँ। आई कैन फोल्ड दिस सर्किट। जो सिमेट्री वाली लाइन है ऊपर नीचे में ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ। तो अगर फोल्ड कर दूंगा उसके बाद मुझे क्या दिखने लगेगा? ए और बी के बीच में जो मेरे पास सर्किट था, वो एक बार बनाता हूं मैं, इस तरह से था, और ऊपर के रेजिस्टेंसेस नीचे लेके आ गया। तो नीचे ऑलरेडी एक ऐसा हमें डायग्राम दिख रहा था, यहाँ इस तरह से रेजिस्टेंसेस ऑलरेडी कनेक्टेड थे ये, और ऊपर भी ऐसे 3 रेजिस्टर थे जो इनके ऊपर आ जाएंगे। ऊपर के रेजिस्टेंस इनके ऊपर आ गए, तो इनके ऊपर आए हुए रेजिस्टेंस कुछ ऐसे दिखेंगे मुझे। पॉइंट नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया मैंने, नाउ दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज आल्सो पॉइंट 2, और बाकी जो जो रेजिस्टेंसेस थे वो सब दिखा दिए। तो सर्किट को फोल्ड कर दिया, तो ऐसा सर्किट बनेगा। सही बात है क्या? फोल्ड करके ऐसे बनेगा ना? यस सर। यस सर। चलो तो अब इसको, हाँ बोलिए सर। पोटेंशियल 1 एंड 2 कैसे इक्वल होगा बता दीजिए सर। बोला ना अपन ने, सिमेट्री है, कोई फर्क ही नहीं है उनमें। कोई फर्क दिख रहा है आपको 1 और 2 पॉइंट के बीच में? सर सिमेट्री तो है। हाँ, तो 1 और 2 पे पोटेंशियल भी सेम ही होना चाहिए। अच्छा, कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, ए और बी पॉइंट से 1 2 का कनेक्शन बिल्कुल सेम है, तो पोटेंशियल भी यस सेम होना चाहिए।
सर व्हीटस्टोन ब्रिज से भी इक्वल कर सकते हैं ना इसको बिल्कुल पोटेंशियल? सही, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, वैसे भी कर सकते थे। चलो अभी मेन चीज समझना थी फोल्डिंग सिमेट्री, तो वो चीज समझ में आई आपको? आई कैन फोल्ड द सर्किट, तो फोल्ड करके ऐसा बन गया। अब इसको आगे फिर सॉल्व करना आसान हो गया। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो ये R और ये R/2, ये R और ये R/2, तो ये रेशियो इक्वल, तो बीच का हटा देना और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो सॉल्व कर लेना। तो फोल्ड करने के बाद फिर सर्किट को इजीली और सॉल्व कर सकते हो। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। चलो, तो ये एक अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा फोल्डिंग सिमेट्री। अब इस फोल्डिंग सिमेट्री के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिनके अलोंग अपन देख रहे हैं, उसके ऊपर नीचे देखना चाहिए, उसके ऊपर नीचे सर्किट एक जैसा दिखना चाहिए, तो फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलो अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या होता है? कभी कभी हमें सर्किट ऐसा दिया जाता है, मैं ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए, ए और बी पॉइंट से यहां और कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, ए और बी पॉइंट से और कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, क्या ए बी को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर नीचे एक जैसा है? बताओ, ए बी को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर नीचे एक जैसा है? बताओ। नो सर। है ना? No, sir. फोल्डिंग सिमेट्री जैसा तो नहीं सोच रहे ना कोई यहाँ? नो सर। है ना? अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा, इस लाइन के ऊपर नीचे एक जैसा नहीं है? यस सर सर। दो रेजिस्टेंस नहीं है ना? हाँ, बोलो बोलो। सर फोल्डिंग तो नहीं है ना इसमें? हाँ, फोल्डिंग नहीं है तो, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करे तो इसके ऊपर नीचे एक जैसा, यस सर। तो ऐसा फोल्ड कर दूं? बोलो। हाफ ऑफ रजिस्टर आ जाएंगे ना? हाफ ऑफ रजिस्टर आएंगे तो क्या दिक्कत है? मान लो ना कि R/2 जुड़े थे, भाई R रजिस्टर इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R/2 एंड R/2। दरअसल ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें देखना है ए बी से, हमें यहाँ की कोई लाइन से थोड़ी देखना है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, उन्हीं के बीच से, उन्हीं को उसी लाइन से देखते हैं अपन। यहाँ पर भी मैंने ए और बी से लाइन बनाई थी और फिर मैंने ऑब्जर्व करा था, यहाँ पर भी ए और बी से लाइन से ही ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी रैंडम लाइन से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, चाहे उससे सिमेट्री दिख रही हो, पर हमें वहां से ऑब्जर्व नहीं करना है। हमें जिन दो पॉइंट से कनेक्शन से एक्सटर्नल सर्किट्स के, उन्हीं दो पॉइंट से देखना होता है। तो भले ही आपको इस लाइन से सिमेट्री दिख रही है, इस वर्टिकल लाइन से सिमेट्री दिख रही है, कोई सेंस नहीं, हमें सिर्फ ए बी से देखना है। बात समझ में आई? तो यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री का लॉजिक नहीं लगेगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी तरह की सिमेट्री है। आप अगर ए और ए मान लीजिए ए पॉइंट से करंट अंदर आ रहा है, मान लीजिए बी से करंट जा रहा है, मान लीजिए ए से करंट अंदर आ रहा है, मान लीजिए बी से जा रहा है, तो किसी एक पॉइंट से अंदर किसी से बाहर तो जा ही रहा होगा। तो अगर आप देखिए इधर और उधर का सर्किट एक जैसा है, ए और बी के बीच में अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, ए और बी के बीच में से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, तो जैसा ए से सर्किट दिख रहा है वैसे बी से दिख रहा है ना? क्या कोई फर्क है? नो सर। तो जब करंट यहाँ से एंटर कर रहा होगा, या करंट यहाँ से एंटर करे, या करंट यहाँ से बाहर निकले, या करंट वहां से बाहर निकले, कोई भी केस हो, मुझे एक जैसी चीजें दिखना चाहिए ना। इनपुट और आउटपुट में कोई फर्क ही नहीं है, समझे? यस सर। तो अगर इनपुट आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, तो मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ सिमेट्री के लॉजिक से कि अगर मान लीजिए ए से करंट आ रहा था, मान लीजिए उससे कुछ करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ए पॉइंट से करंट आया और ए से जो करंट आया वो इन तीन ब्रांचेस में गया। जितना करंट यहाँ गया होगा I1, उतना ही करंट यहाँ जाना चाहिए I1, सिमेट्री। जितना करंट यहाँ बीच में गया I2, उतना ही करंट यहाँ से आना चाहिए I2, सिमेट्री है। यहाँ अगर I3 करंट गया तो यहाँ से I3 करंट आना चाहिए, सिमेट्री है। अगर ए पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है, उसे तीन रास्ते दिख रहे हैं, तो बी से भी तो तीन रास्ते थे, बी से करंट उतना ही बाहर जाएगा जितना ए से अंदर आएगा, और हर सिमेट्रिकल ब्रांच से उतना ही करंट आना चाहिए जितना यहाँ जा रहा था। बाय लॉजिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री मैं देख रहा हूँ, जैसा इनपुट
होते समय मैं करंट को चीजें दिख रही थी, वैसे वापस आते समय है तो करंट भी सेम आएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? मैंने बोला Yes, कि sir. ए पॉइंट से अगर I3 करंट यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी पॉइंट पे I3 करंट नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि सिमेट्री। सबको क्लियर है क्या? यस सर। तो इससे फायदा क्या हुआ हमें? जरा इस जंक्शन पे देखो, इस जंक्शन पे देखो, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से I2 करंट आया, यहाँ से I2 गया, दिखा आपको? Yes, sir. तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऊपर के दो रजिस्टर अपना अपना करंट ले रहे, नीचे के दो अपना अपना करंट ले रहे। यस सर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनके बीच में कोई करंट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। ये नीचे के दो रजिस्टर्स, ये इनमें अपना अपना करंट जा रहा है, ऊपर के दो रजिस्टर्स में अपना अपना करंट है। ऐसा कुछ हो गया कि ये जो जंक्शन था ना यहाँ पे, ये जंक्शन का कोई सेंस नहीं है। ये ऊपर के दो रजिस्टर आपस में करंट फ्लो करा रहे हैं, नीचे के दो रजिस्टर आपस में करंट फ्लो करा रहे हैं। यहाँ जो बीच में एक कनेक्शन था, मैंने वो कनेक्शन हटा दिया। क्यों हटा पा रहा हूँ? मुझे दिख रहा है कि जो करंट इसमें है वही इसमें जा रहा है, तो इसका ऊपर के रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं। देखा आपको? Yes, sir. जो करंट यहाँ जा रहा था वही करंट यहाँ आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका करंट सीधा इसमें चले गया और यहाँ भी सिमेट्री से इसका करंट इसमें चला गया। तो मैंने एक जंक्शन हटा दिया, एक जो जंक्शन था वो हटा दिया, और जब ये जंक्शन मैंने हटा दिया तो उसका देखो जो सीरीज पैरेलल आसानी से दिखने लग गए। ये देखो दोनों आपस में सीरीज में, ये नीचे दो आपस में सीरीज में। पहले इनके अंदर मुझे सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ जंक्शन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आप इन दोनों को सीरीज में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि यहाँ जंक्शन है। आ रहा समझ में ये बात आपको? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए, जब भी इनपुट आउटपुट सिमेट्री दिखे, इनपुट आउटपुट सिमेट्री कैसे देखते हैं भाई? एक पॉइंट से करंट अंदर आ रहा है, बी से बाहर जा रहा है, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब ए और बी से करंट एंटर हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। जिन पॉइंट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए और बी की लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर इधर और उधर एक जैसा दिखे, ए से और बी से सर्किट एक जैसा दिखे, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो पॉइंट्स आते हैं ना, उन पॉइंट्स में मैं कनेक्शन हटा सकता हूँ, उन पॉइंट पे ऐसे कनेक्शन को हटा सकता हूँ। देखो यहाँ पे जो कनेक्शन था वो मैंने हटा दिया, इससे सर्किट आसान हो गया सॉल्व करना। इसके आगे अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इज इट क्लियर व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री? क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये मैंने एक केस बताया फोल्डिंग सिमेट्री, एक केस बताया इनपुट आउटपुट सिमेट्री, है ना। क्वेश्चंस में अपन देखेंगे, इनको यूज करेंगे। जैसे यहीं पे मैं पूछ सकता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ए और बी के बीच का, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सीरीज पैरेलल दिख रहा है, अब मैंने वो आप पे छोड़ा सॉल्व करना। यहाँ पे बिटस्टोन बन रहा था, उसके आगे सॉल्व करना मैंने आप पे छोड़ा। लॉजिक समझ में आया इन दोनों क्वेश्चन में सिमेट्री के? यस सर। देख लीजिए अच्छे से, किसी को भी डाउट हो तो आई एम गिविंग यू अ मिनट, यू कैन थिंक। कहीं भी कोई समस्या है तो बता दीजिए। यहाँ पे पढ़ा फोल्डिंग सिमेट्री। कब देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री? जब ए और बी के ऊपर नीचे एक जैसा है। इनपुट आउटपुट सिमेट्री कब देखते हैं? जब ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक जैसा दिख रहा हो। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से देखना है, यहाँ ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग देखना है। ये आई होप कि सबको क्लियर है। तो हटा रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट ये सब जो भी अपन ने पढ़े। नाउ अब ये जो भी अपन ने पढ़ा है यहाँ पे, फोल्डिंग सिमेट्री हुआ या इनपुट आउटपुट सिमेट्री हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, इनपुट आउटपुट सिमेट्री से रिलेटेड है। इनपुट आउटपुट सिमेट्री से रिलेटेड है। Sir, हाँ बोलिए। सर आपने जो वो फोल्डिंग का जो एग्जांपल दिया था अभी, हाँ उसमें सर इनपुट आउटपुट से भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल भी तो सिमेट्रिकल है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ सही, उससे भी हो जाएगा। उससे भी आपको कुछ अकल लग रहा है तो उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यस सर। 100% सही। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं सिमेट्री का।
देखिए मान लीजिए एक ये सर्किट था, ये स्विच है ना, और ये 5 रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंसेस इस तरह के देखिए 1 ओम, ये 2 ओम, यहाँ ऊपर 2 ओम, नीचे 1 ओम, और बीच में सपोज 1 ओम जुड़ा हुआ है। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सर्किट है? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सर्किट है? वो नहीं है लेकिन सर उसके जैसा है। हाँ, क्या बैलेंस्ड है ये? नो सर। नो सर। बैलेंस्ड नहीं है, है ना, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। 5 रेजिस्टर्स, और देखो यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो बराबर नहीं है, उल्टा है, इनफैक्ट उल्टा है। तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन इसमें खासियत है, इस सर्किट में खासियत है, जब बैटरी करंट सेंड करेगी तो करंट इस पॉइंट से एंटर होने वाला है, और जब करंट बैटरी वापस लेगी, बैटरी जितना करंट देती है उतना ही वापस ले भी लेती है, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। बैटरी में कोई चार्ज भी प्रोड्यूस करने का डिवाइस नहीं होता, बैटरी जितना चार्ज देती है उतना चार्ज वापस ले भी लेती है। तो यहाँ से कुछ चार्ज बैटरी ने दिया, कुछ करंट दिया, तो यहाँ से ऑफकोर्स वो वापस भी लेगी। तो जो करंट यहाँ से एंटर होने वाला है, सपोज यहाँ से करंट एंटर होने वाला आई, तो उतना ही करंट यहाँ से बाहर भी आने वाला है। सही बात है ना? यस सर। यस सर। अब जब करंट आई एंटर हुआ तो उसे दिखा 1 ओम और 2 ओम का रेजिस्टर, जिसके दूसरे टर्मिनल के बीच में 1 ओम जुड़ा है ना। तो जरा इधर से देखो, यहाँ करंट आई बाहर आ रहा है और वो आ रहा है 1 ओम और 2 ओम से, जिनके इधर 1 ओम जुड़ा है। क्या यहाँ जब करंट एंटर कर रहा है उसे जो दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही नहीं दिख रहा है यहाँ से बाहर निकलते वक्त? यस सर। बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो क्योंकि आइडेंटिकल है तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर करंट यहाँ से सपोज ऊपर गया था I1 और नीचे गया था I माइनस I1, तो जब 1 ओम में I1 जा रहा है तो यहाँ 1 ओम से I1 ही आ रहा होगा, क्योंकि एक जैसी चीज है। यहाँ 2 ओम में गया था I माइनस I1, तो यहाँ भी आना चाहिए I माइनस I1, और इनका सम होके नेट में यहाँ करंट I हो गया होगा। जब हम यहाँ पे I करंट 2 पार्ट में टूटा तो उन्हीं 2 पार्ट्स से यहाँ पर आ जाएगा। और मैं सेम करंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, कोई फर्क ही नहीं है, और इनके कनेक्शन भी एक ही है। 1 ओम और 2 ओम के बीच में है 1 ओम है, और इधर भी 1 और 2 ओम के बीच में 1 ओम है। दिख रहा है आपको? बाय सिमेट्री मैंने कहा यहाँ अगर I1 करंट जा रहा था तो इधर से I1 आ रहा होगा। यहाँ 1 ओम में I1 गया तो यहाँ 1 ओम से I1 आया। यहाँ 2 ओम में I माइनस I1 गया तो यहाँ भी 2 ओम से I माइनस I1 आएगा। समझ में आया मैंने क्या लॉजिक दिया यहाँ? यस सर। यस सर। ठीक है, और ऐसा क्यों कर पा रहा हूं मैं? क्योंकि कोई फर्क ही नहीं ना। आप यहाँ 1 और 2 देख रहे हो, यहाँ भी 1 और 2 है, बस ऊपर नीचे हो गए, बीच में इधर भी 1 ओम है, उधर से भी देखने में 1 ओम है। तो मैं चाहे यहाँ से करंट एंटर करते समय देखूं, चाहे यहाँ से करंट बाहर निकलते समय देखूं, मुझे एक जैसा सर्किट दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस इसमें सेम टाइप के करंट होना चाहिए। चलो, एक इस तरह की सिमेट्री भी अपन यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर्स में भी ये जरूरत पड़ेगी आपको। क्या ये समझ में आया मैंने करंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा है? यस सर। इसकी भी कुछ हेडिंग डाल सकते हो। ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री जैसा ही देखो, जब करंट इनपुट हुआ तो 1 और 2, जब करंट आउटपुट हुआ तो भी 1 और 2, लेकिन इनवर्स डायगोनल इनपुट आउटपुट जैसा है, मतलब कि इनपुट आउटपुट का डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पे, 1 और 2 ऊपर नीचे हो गए यहाँ पे। आप बोल सकते हो काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इट्स अ टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री। चलिए, अब इसको आगे सॉल्व करना बाद में देखेंगे, अभी सिमेट्री से अपन ने क्या कर दिया वो देखा अपन ने। सर इसमें जो बीच में लगा है उसमें करंट जाएगा, उसका क्या? हाँ, उसमें करंट जाएगा ना, बिल्कुल सही है, उसमें जाएगा करंट। यहाँ से करंट I1 आया और यहाँ कितना जा रहा है अपन ने क्या बताया, I माइनस I1। तो आप बोल सकते हो कि नीचे कितना करंट गया हुआ, I में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2I1 माइनस कैपिटल है, इतना करंट नीचे जा रहा होगा। और देखो यहाँ जो नीचे करंट आया था I माइनस I1, और जो यहाँ से करंट आ गया दिस इज 2I1 माइनस I, इनका सम करके देखो क्या होगा, यही होगा I1। यस सर। है ना? यस सर। तो ये एक और टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री देखी है हमने कुछ केसेस ऑफ सिमेट्री देखे हैं। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इन सब पे।
है ना, सिमेट्री के लॉजिक लग जाए ऐसा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बहुत स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आता है। आई हैव अ क्यूब, एक मेरे पास क्यूब है, एंड इन ईच ब्रांच, ईच आर्म ऑफ द क्यूब, क्यूब के हर ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है आर, क्यूब की हर साइड में एक रेजिस्टेंस है आर। इन ईच साइड ऑफ क्यूब देयर इज अ रेजिस्टेंस आर। क्यूब के हर साइड में आर रेजिस्टेंस है। इन एवरी साइड ऑफ क्यूब देयर इज रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस आर मैंने दिखाया नहीं है, चलो क्यूब के पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ई एफ जी एच। हर ब्रांच में आर रेजिस्टेंस है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी। सबसे पहले ए और जी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। करिए, ये केस 1 है, पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी। इन एवरी ब्रांच देयर इज अ रेजिस्टेंस आर। तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जी। ए और जी के बीच में अगर मैं बैटरी जोड़ूं तो उस बैटरी को रेजिस्टेंस क्या दिख रहा होगा। करिए, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो भी कई बच्चों को याद रहता है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी इसका आंसर याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन जब भी आए तो फटाफट, अगर क्वेश्चन सेम है तो फटाफट इसका आंसर याद रख के मार्क कर देना है। ओके, काफी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। सॉल्व करते हैं हम भी, देखिए जरा यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। आप कभी भी ज्योमेट्री पे ध्यान मत दो, ध्यान दीजिए कि कनेक्शंस कैसे है, ध्यान दीजिए कि कैसे पॉइंट्स के बीच के रेजिस्टेंसेस को जोड़ा गया है। हमें बोला गया है ए और जी के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है।
तो ए और जी के बीच से देखते हैं अपन, ठीक है। हम निकालने वाले हैं आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी। इसके लिए मैं देखता हूं कि ए से जी से कनेक्शंस कैसे हो रहे हैं। अगर ए पॉइंट से देखूंगा तो मुझे 3 रजिस्टर दिख रहे हैं जो जा रहे हैं बी, डी और ई पर। ए पॉइंट से देखूंगा तो 3 रजिस्टर दिख रहे हैं जो जा रहे हैं बी, डी, ई पर। अब इन 3 पॉइंट्स का आगे कनेक्शन कैसा है देखो जरा। बी पॉइंट से देखे तो जी तक जाने के लिए मुझे इस क्यूब के एक फेस के कॉर्नर्स के अलोंग ऐसे चलना पड़ेगा। ये क्यूब का एक फेस था, ये 4 रजिस्टर कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं जो जी तक जा रहे हैं। बी पॉइंट से जी का कनेक्शन कैसा है अभी देखा अपन ने। चलो ई पॉइंट से जी का कनेक्शन देखते ए के बाद ई पे गए, अब ई से जी का कनेक्शन देखते हैं। तो देखो ई से वही फिर से 4 रजिस्टर से और जी पर जा रहे हैं अपन, देख पा रहे हो है ना। और ये डी पॉइंट से देखो जरा कैसा कनेक्शन है जी तक का। डी से सी जी, फिर डी से एच जी, फिर से वो देखो एक फेस के 4 रजिस्टर के थ्रू जी पे जा रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं है। पॉइंट बी डी ई में मेरे नाम देने के अलावा कोई फर्क दिखेगा क्या? क्यूब को थोड़ा घुमा के देखूंगा तो कोई फर्क दिखेगा क्या? क्या इन 3 पॉइंट्स के कनेक्शंस में कोई फर्क है क्या? बताइए जल्दी से। इन 3 पॉइंट से जी तक का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है कि नहीं? सब आइडेंटिकल है कि नहीं बताइए? यस सर। है ना। तो ये तीनों Identical पॉइंट है। बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे कनेक्शंस में। मुझे दिख रहा है पॉइंट बी, डी एंड ई आर आइडेंटिकल इन कनेक्शंस। इनका कनेक्शंस बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे कनेक्शंस है। अब कनेक्शन आइडेंटिकल से तो पोटेंशियल भी सेम होगा, कोई फर्क ही नहीं इन तीनों में, तो पोटेंशियल भी सेम होगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी और पॉइंट ई इक्वल है। इन तीनों का पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल है। तो इन तीनों को देखो यहाँ मैंने एक ब्लू डॉट से दिखा दिया। पोटेंशियल बिल्कुल आइडेंटिकल है तो तीनों सेम कलर से दिखा दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं उधर जी से देखूंगा तो सिमेट्री है, देखो ए से जैसा दिख रहा है वैसे जी से दिखेगा सर्किट। तो जी से जो 3 पॉइंट जुड़े हुए हैं एच, एफ और सी, ये भी तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। सिमिलरली एच, एफ एंड सी आर आइडेंटिकल। देखा आपको? इनके कनेक्शन बिल्कुल एक जैसे। देखो जी से 3 रजिस्टर इन 3 पॉइंट तक जा रहे हैं और वहां से एक एक क्यूब का फेस के अलोंग ए तक जा रहे हैं अपन। एच से क्यूब के फेस के अलोंग हम ए तक जा रहे हैं, एच से भी एक क्यूब के ए वाले फेस से अपन ए तक आ रहे हैं। तो कनेक्शन में कोई फर्क ही नहीं इन 3 पॉइंट में भी। तो ये तीनों पर भी पोटेंशियल सेम होना चाहिए, है ना। अब अगर इनमें पोटेंशियल सेम है तो मैं इन्हें आपस में जोड़ सकता हूँ। इन्हें अलग क्यों रखूं? मैं इन्हें एक ही साथ जोड़ सकता हूँ। मैं इन तीनों पॉइंट को एक ही पॉइंट पे दिखा सकता हूँ। तो नाउ सर्किट को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि ए पॉइंट से 3 रजिस्टर जुड़े थे जो तीनों एक ही पोटेंशियल के पॉइंट थे, तो उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो ए पॉइंट से 3 रजिस्टर दिखाऊंगा मैं और ये तीनों रजिस्टर जाके एक ही पॉइंट पे आ गए। कौन सा पॉइंट है वो? उसको बी बोल दो, डी बोल दो या ई बोल दो। ये तीनों एक ही पॉइंट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जी से देखोगे आप, जो एंड पॉइंट जी था वहां से तुम्हें 3 पॉइंट कौन कौन से? सी, एफ और एच एक ही जगह पे दिखेंगे। होना चाहिए ऐसा। उधर से भी सर्किट सिमेट्री है। अब बचे मेरे पास बाकी ये रजिस्टर बीच बीच के। तो ये जो भी बचे हुए रजिस्टर अगर तुम ध्यान से देखो, दिस ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन दिस ब्लू एंड रेड डॉट। ब्लू डॉट और रेड डॉट के बीच में कनेक्टेड है। कितने रजिस्टर बचे? क्योंकि 12 साइड होती है, 12 में से मैं 6 बना चुका हूँ, 6 बची, तो बीच में मुझे 6 रजिस्टर दिखना चाहिए। बचे हुए जो सारे रजिस्टर्स है वो सब इन्हीं पॉइंट्स के बीच में है। आप देख सकते हैं अच्छे से डायग्राम में, वो सब इन्हीं के बीच में है। तो ओनली 6 रजिस्टर्स बचे हैं, वो 6 की 6 बना दिए मैंने इन 2 पॉइंट्स के बीच में। ये वो ब्लू डॉट्स वाले पॉइंट थे, उधर हमारे पास रेड डॉट वाले पॉइंट है। समझ में आया? सर्किट शॉर्ट करके ऐसा हो गया।
हमने कनेक्शन जिनका पोटेंशियल सेम था उन्हें साथ में जोड़ दिया तो सर्किट ऐसा बन गया। क्या आया अच्छे से? यस, बच्चे बोल रहे यस, वेरी गुड। तो अब है ना, अब जरा ध्यान से देखो, ये तीन आपस में कैसे जुड़े? पैरेलल। ये 6 आपस में कैसे पैरेलल? ये तीन आपस में कैसे पैरेलल? तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन r/3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r/6 और यहाँ फिर से r/3। ऐड कर दो ये तीनों आपस में सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स r/3 प्लस r/6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये 2 2 4 प्लस 1 मतलब 5 r/6। फाइनली सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे पास 5 r/6। बताइए आ रहा है समझ में? फाइनली इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 5 r/6। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कई बच्चों को तो याद ही होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्कूल्स में भी कराते हैं, कई बच्चों का आंसर रटा हुआ ही रहता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया ये। अब पार्ट 2, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। करो, ए और सी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, करिए ट्राई। और ये जो मैंने ब्लू और ग्रीन कर दिया था हटा रहा हूं मैं ना, ब्लू और रेड जो कर दिया था हटा रहा हूं। नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का दे दिया है, आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड सी। करिए। तो आंसर भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो दिख रहा है बोर्ड पे हटा रहा हूं मैं। We need to find R equivalent between A and C। अब आपको A और C पॉइंट से देखना है। चलिए, दो बच्चों के आंसर आ गए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब हमें A से C जाना है, A से C जाना है हमको। तो A से C जब हम जाएंगे, A से C जब जाएंगे, जरा मैं एक क्यूब को फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्यूब को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट A और ये पॉइंट C, बाकी पॉइंट के मैंने नाम दिखाएंगे अभी यहाँ पे। A और C पॉइंट एक बॉटम फेस के डायगोनल से, बॉटम फेस के डायगोनल्स पर। जस्ट ऑब्जर्व अ प्लेन लाइक दिस। एक प्लेन इमेजिन करिए जो मैं बना रहा हूं उस तरह से। मैं एक प्लेन बना रहा हूं, उसे इमेजिन करिए। इस तरह का एक प्लेन अपन बना सकते हैं क्या? जैसा मैंने प्लेन बना है, देखिए क्यूब को, जो हमारा क्यूब था उसको एक डायगोनल के अलोंग मैंने ऐसे कट करा, तो इस तरह से दिख रहा होगा ना अपन को। सभी बच्चे देख लीजिए, है ना। और मुझे जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जरा देखिए वो पॉइंट्स तो इसी प्लेन पर है। जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट्स तो इसी प्लेन पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, इस प्लेन के थ्रू देख रहा हूं,
तो ऊपर नीचे मुझे सिमेट्री दिख रही है। मैं अगर इसे ऊपर से देखूं, यहाँ से देखूं, तो मुझे दिखेगा कि इनपुट और वो वैसा फोल्डिंग सिमेट्री जैसा सर्किट है। तो ऊपर से देखेंगे तो इस प्लेन के ऊपर नीचे एक जैसा है, तो फोल्डिंग सिमेट्री जैसा सर्किट दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको? यस सर। सभी बच्चे सोच लीजिए अच्छे से। अगर आपके पास एक क्यूब हो, जस्ट इमेजिन अ क्यूब, केक वेक काटा ही होगा तो केक भी क्यूब शेप का भी हो सकता है, तो केक जैसा कुछ इमेजिन करिए, और उसको अगर ऐसे काटूंगा तो इधर उधर एक जैसा होगा ना बिल्कुल। सर तो वो इनपुट आउटपुट सिमेट्री हुआ ना, फोल्डिंग कैसे हुआ? इनपुट आउटपुट कैसे? इनपुट आउटपुट भी, हाँ ठीक है, सॉरी, इनपुट आउटपुट भी दिख रहा है यहाँ पर, फोल्डिंग भी तो है, दोनों चीजें यहाँ पे। इनपुट आउटपुट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट देखते हैं, यहाँ फोल्डिंग दिख रहा है मुझे, यस सर। है ना। फोल्डिंग इसलिए क्योंकि अगर तुम ऊपर से देखोगे तो जैसा इधर की तरफ सर्किट है वैसा इधर की तरफ है ना। चलो मैं थोड़ा सा पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको देखने में आसानी हो। ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखो, एक पॉइंट जैसे ऊपर से देखोगे तो ये ऊपर की तरफ ही नीचे की तरफ दिखेगा, दो रेड डॉट दिखाए मैंने, ये दोनों रेड डॉट को ऑब्जर्व करो, ये ऐसा नहीं लग रहा है एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे? यस Yes, सर, sir. मिरर इमेज, यस ना। सर। और वैसे ये नीचे के दो डॉट देखो, ये भी ऐसा ही लग रहा है। तो जो यस सर। ऊपर के दो रेड डॉट है वो ऐसा लग रहा है जैसे सेम कनेक्शन से, उनके कनेक्शन ही सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट से, तो पोटेंशियल भी आइडेंटिकल होना चाहिए। नीचे के दोनों ग्रीन डॉट्स का पोटेंशियल आइडेंटिकल होना चाहिए, तो आई कैन कनेक्ट देम, जिनका पोटेंशियल सेम है मैं उन्हें साथ में जोड़ सकता हूँ। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. जिनका पोटेंशियल सेम है उन्हें आपस में जोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो सर्किट क्या बनेगा? फिर मैं इन्हें जोड़ देता हूँ, चलो ये नीचे ग्रीन ग्रीन को आपस में जोड़ देता हूँ, ऊपर रेड रेड को आपस में जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास कनेक्शन क्या होगा? ए से देखिए एक एक रजिस्टर गया था ग्रीन ग्रीन डॉट पे, तो पहले ए से रजिस्टर बना देते हैं अपन। ए पॉइंट से एक एक रजिस्टर गया था वो ग्रीन ग्रीन डॉट पे, तो दो रजिस्टर्स ए से गए वो ग्रीन डॉट पे, ऐसा ये ग्रीन डॉट दिखा देते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। फिर ग्रीन डॉट से एक एक रजिस्टर गया सी पर, ग्रीन डॉट से एक एक रजिस्टर जा रहा है देखिए सी पर। फिर ए से एक रजिस्टर ऊपर गया, वहां से दो रजिस्टर गए इस रेड रेड डॉट पे, ए से एक रजिस्टर ऊपर गया, वहां से फिर दो रजिस्टर्स गए वो रेड डॉट पे जो बीच में दिख रहा है हमको। इस रेड डॉट वाले पॉइंट से एक एक रजिस्टर गया यहाँ पर, वहां से एक एक रजिस्टर जा रहा है, एक पॉइंट है बीच में वहां कहीं पे, और वहां से एक सिंगल रजिस्टर है सी तक, यहाँ से एक सिंगल रजिस्टर है सी तक, ये ऐसा दिखा देता है, ठीक है। और रेड और ग्रीन के बीच में देखो दो वर्टिकल रजिस्टर्स भी है, तो वो भी दिखा देते हैं, ऐसा हो जाएगा ना। दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, देखो उन्होंने जोड़ दिया, ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैंने जैसे क्यूब को ऐसे दबा दिया था तो ये ऊपर के पॉइंट्स और ये नीचे के पॉइंट जुड़ के ऐसा सर्किट बन जाएगा। Yes, sir. सभी बच्चे देख लीजिए, यस सर। है ना। यस सर। ए और सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन्हें मैंने आखिरी में रखते हुए मैंने देखा कि किन पॉइंट पे पोटेंशियल सेम दिखना चाहिए मुझे, कौन से पॉइंट आइडेंटिकल कनेक्टेड है, जिनका कनेक्शन आइडेंटिकल है उनके पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट के कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, यहाँ से ए और यहाँ से सी का कनेक्शन, यहाँ से ए और यहाँ से सी का कनेक्शन बिल्कुल सेम है, तो इनके पोटेंशियल सेम, तो इन्हें आपस में जोड़ दिया। ऐसे नीचे ये दोनों ग्रीन डॉट वाले पॉइंट्स के कनेक्शन देखो ए और सी सेम है, तो इन्हें आपस में जोड़ दिया, तो ऐसा सर्किट दिया। अब ये आप सॉल्व कर सकते हो, क्यों सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि व्हीटस्टोन दिख रहा है मुझे, ये देखिए ये आर और आर पैरेलल में, उसके साथ ये आर सीरीज में, तो आर और आर पैरेलल में r/2, उसके साथ सीरीज में आर 3r/2, यहाँ हो गया 3r/2, उसके जैसा यहाँ भी 3r/2, ये r/2, ये r/2, और यहाँ 3r/2 और r/2 का रेशो, यहाँ 3r/2 और r/2 का रेशो इक्वल है, तो व्हीटस्टोन से बीच के दो हटा सकता हूँ मैं। दिख रहा है क्या आपको? व्हीटस्टोन से बीच के दो रेसिस्टर हटा सकता हूँ मैं, यस सर। है ना। चलो, तो ये दो रेसिस्टर बीच के जैसे हटे, उसके बाद क्या हुआ? ए से 3r/2 और 3r/2
3r/2 यहाँ, और यहाँ भी 3r/2, और ये दो पैरेलल में r और r/2 हो जाएगा, और इधर दो पैरेलल में r और r/2 हो गया। ये पॉइंट C, ये पॉइंट A, ऊपर हो गया इनका एडिशन 3r, नीचे हो गया r, 3r और r पैरेलल में 3r/4। नाउ r इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C वो आ गया 3r/4। आ रहा समझ में? देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो उसमें पूछिए, और नहीं अगर कोई डाउट है तो फटाफट नेक्स्ट पार्ट करिए क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, r इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब A और B पॉइंट जो थे, ये जो एक एज है, A और B क्यूब की एक एज है, इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट डिस्टेंस पूछ लिया मैंने। ठीक है, चलो सेकंड समझ लो अच्छे से, कुछ नहीं आया तो पूछो, और जिसका आ गया वो थर्ड करिए। क्या सेकंड वाले में कोई डाउट किसी को? देख लीजिए बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नो, कोई डाउट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट का आंसर भी आ गया मेरे पास, तो देवेश का आंसर आ गया, आस्था का भी आ गया। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट को हटा रहा हूं मैं यहाँ से। जो सेकंड पार्ट था ना, उसको करने का एक तरीका और होता है। जब AC के बीच में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है, तो इस क्यूब को ऐसे दबा दो, प्लेन पे बना दो उसको, तो भी हो जाता है ये। अब वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है, एक पार्ट इस तरीके से देख लिया अपन ने, अब हर तरीका थोड़ी अपन अब देखते बैठेंगे। तो AC के बीच में निकालते हैं उसको, सॉरी AB के बीच में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, ये करिए। चलिए, अब हमें एक एज AB के अबाउट इक्विवेलेंट डिस्टेंस पूछा है, करिए। और जिसका एक क्यूब का A और B का इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो जाए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
एक स्फीयर जैसा दिख रहा है, रेजिस्टेंसेस को जोड़ जोड़ के एक स्फीयर जैसा डायग्राम बना दिया हमने। इसमें ए और बी पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। चलिए स्फीयर में पीछे 2 रेजिस्टेंस है ना? हाँ, ये यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, सॉरी चलिए करिए अटेम्प्ट ये। अब ए बी के अबाउट जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो इस क्यूब को है ना थोड़ा सा टिल्ट करके मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया। क्यूब को अबाउट ए बी ऐसा टिल्ट कर दूंगा तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देख लीजिए बच्चों, ऐसा डायग्राम बनेगा। इस तरह से डायग्राम बनाकर अब एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं ए और बी पॉइंट से। ए और बी पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। जस्ट ऑब्जर्व दिस प्लेन। मैंने ए और बी पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन बनाया, तो इस प्लेन में आगे पीछे भी एक जैसी इमेजेस बन रही है। इस प्लेन में हमें समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे होंगे। इस प्लेन से हमें समझ में आ रहा है कि हमें सिमेट्री वाले पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी एट सेम पोटेंशियल। और उधर पीछे हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। बोलो, मेरा समझ में आपको है? मैंने ए और सी पॉइंट से, सॉरी ए और बी पॉइंट से एक वर्टिकल प्लेन बनाया, तो मुझे दिख रहा है कि ये इधर के 2 पॉइंट उधर के 2 पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल कनेक्टेड है। इस पॉइंट का एक रजिस्टर आर से जुड़ा है, इससे भी एक रजिस्टर ए से जुड़ा है, दोनों से एक एक रजिस्टर ए से जुड़ा है। और यहाँ से एक एक रजिस्टर ऊपर गया है, वहां से एक रजिस्टर गया यहाँ, फिर वहां से एक एक रजिस्टर ग्रीन डॉट पे गया और वहां से बी का कनेक्शन है। कोई फर्क ही नहीं है। हम ए और बी से एक वर्टिकल प्लेन बना के देखे तो इधर और उधर मुझे एक जैसा दिख रहा है, तो जो पॉइंट एक जैसे है मैं जोड़ सकता हूँ आपस में, उनका पोटेंशियल सेम होगा। I can tell you that these 2 points are having same potential and these 2 points are having same potential. क्या ये चीज समझ में आई आपको? ए और बी पॉइंट से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो हमने ए और बी को जोड़ने वाले लिए एक प्लेन बनाया। एक प्लेन बनाया जिसमें ए और बी आ रहे थे। उस प्लेन में मुझे सिमेट्री दिखने लग गई। मुझे दिखा ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इनका पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। क्या ये आया समझ में आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये सबको क्लियर है अगर कि ये पोटेंशियल सेम है, तो फिर तो जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट है उन्हें आपस में जोड़ दो। ये 2 पोटेंशियल सेम के पॉइंट है, इन्हें आपस में जोड़ो, इधर भी आपस में जोड़ दो। फिर डायग्राम कैसा बनेगा? फिर डायग्राम हो जाएगा ए और बी के बीच में, देखो नीचे एक रजिस्टर था, ये रजिस्टर, उसके बाद ए और बी से एक एक रजिस्टर यहाँ गए, तो डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। एक एक रजिस्टर जो थे वो एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए, वो पॉइंट सेम है तो उन्हें जोड़ ही दो आपस में, अलग मत दिखाओ। और उधर भी एक एक रजिस्टर बी से गए हैं वो ग्रीन वाले डॉट पे, फिर इन ग्रीन डॉट और रेड डॉट के बीच में एक एक रजिस्टर है, एक आगे का एक पीछे का। फिर यहाँ से एक एक रजिस्टर ऊपर गया, फिर वहां से एक सिंगल रजिस्टर है इस तरह से। ये सर्किट बन जाएगा। इस तरह का हमें सर्किट दिख रहा होगा। ये वो रेड वाला डॉट हो गया, जो 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे तो उन्हें जोड़ दिया, और ये ग्रीन वाला डॉट हो गया। नाउ इसे सॉल्व किया जा सकता है। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दिस इज आर बाय 2, 2 पैरेलल में आ रहे हैं। दिस इज आर बाय 2, ये आर बाय 2, ये आर बाय 2 आर, फिर इनका आपस में सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल। सॉल्व करोगे तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ये सीरीज पैरेलल से हो जाएगा पूरा। आ रहा है समझ में? क्या आ जाएगा इसके आगे सॉल्व करते? हाँ सर, ए और बी के बीच में से हम वर्टिकल प्लेन नहीं निकाल सकते थे फर्स्ट में इस डायग्राम में? तो मुझे पॉइंट ढूंढना, मुझे सिमेट्री ढूंढना है ना। मैंने पहले तो ए और बी को ऐसा थोड़ा सा क्यूब को टिल्ट कर दिया और फिर वर्टिकल प्लेन बनाया
तो मुझे अच्छे से दिखा कि कौन से पॉइंट सिमेट्रिकल है। मैं अगर यहीं एक वर्टिकल प्लेन बनाता तो मुझे सिमेट्री नहीं दिख रही इतने अच्छे से। बीच में से प्लेन हम काट सकते हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलेंगे। दोनों। सर जो सरफेस दिख रहा है ए ई और एफ, सर उससे डायरेक्ट हम वर्टिकल प्लेन कट कर दें तो उससे क्या होगा? एक वर्टिकल प्लेन बनाओगे यहाँ तो उससे क्या होगा? कौन से पॉइंट आपको सेम पोटेंशियल पे दिखेंगे उससे? सर वो AB की प्लेन के परपेंडिकुलर बोल, ABFE के परपेंडिकुलर। ABFE के परपेंडिकुलर ऐसा? वर्टिकल और परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल। यस सर। ABFE के परपेंडिकुलर लेकिन वर्टिकल। वर्टिकल सर। तो ये खुद एक वर्टिकल प्लेन है। हाँ सर। तो इसका परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल थोड़ी होगा। यस सर। हाँ, वर्टिकल प्लेन का परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो फिर वो वर्टिकल कैसे? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में एक प्लेन बना लो तो वो तो इसी के पैरेलल बोलोगे आप। हाँ सर ये सर वाला। EH AD वाला जो प्लेन है ना उसके पैरेलल। हाँ, HAD वाला बोर्ड के परपेंडिकुलर। यस सर। अच्छा ऐसा। हाँ सर ये वाला। ऐसा। हाँ ऐसा कुछ। अच्छा, तो आप ये कुछ चाह रहे हो, ऐसा कुछ करना चाह रहे हो ये? यस सर। यस सर। सर इनपुट आउटपुट से हो सकता है ना सर ये? हाँ, इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट के अंदर हमें क्या होता है, हमने क्या पढ़ा उसमें? कनेक्शन सेम दिखते हैं तो उन्हें हटा सकते हैं अपन। कोई पॉइंट पे करंट हमें दिख रहा हो कि भाई, अब मैं ये थोड़ी बोल सकता कि ई और एफ का ये पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे में ये थोड़ी बोल सकता कि ई और एफ का पोटेंशियल सेम है। बोलो, कनेक्शन ही अलग है ई और एफ के। तो ई का कनेक्शन ए से है, एफ का कनेक्शन बी से। ए और बी अलग पोटेंशियल पे हो सकते हैं क्योंकि ये तो हम बैटरी से जोड़ने वाले। तो हम यहाँ पे इस तरह के प्लेन से देखकर आप इनपुट आउटपुट सिमेट्री देख रहे हो, और उससे करेंगे क्या आगे? क्या कर सकता हूँ उससे आगे बताओ? क्या मैं किन्हीं पॉइंट का पोटेंशियल सेम बोल पा रहा हूँ यहाँ पे? बोलो। यू आर करेक्ट कि ये एक प्लेन है जिससे मुझे इनपुट आउटपुट सिमेट्री दिख रही है। उसके आगे क्या? सर उसके बाद जहाँ जो पॉइंट्स हैं जैसे एच वाला है तो वो कनेक्शन हम रिमूव कर देंगे, डी से हम लोग कनेक्शन क्यों रिमूव कर करेंगे? क्यों रिमूव करेंगे? कौन सा कनेक्शन रिमूव करने की बात कर रहे हो आप? इनपुट आउटपुट सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ कुछ करंट है, अगर मान लीजिए एक्स करंट है तो यहाँ से उतना उल्टा आ रहा होगा एक्स, ये बोल सकता हूँ मैं इससे कनेक्शन कौन सा रिमूव करता हूँ? सर ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे ले तो ए पे जो जितना करंट जाएगा वो बी से आना चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल सही। तो मान लो ए बी आर्म में I1 गया तो वो पूरा I1 ही आएगा ना? हाँ, यहाँ पे I1 तो यहाँ भी I1, ठीक है। आगे अब मान लो सर AD से I2 गया। हाँ, तो AD से I2 गया तो अब यहाँ पे I2 आएगा। हाँ सर। अब AE से I3 गया। AE से I3 गया, वेरी गुड। तो यहाँ से I3 आएगा, वेरी गुड। इसके बाद यस सर। सर तो ये जो D और C जो पॉइंट है, हाँ, यहाँ से कनेक्शन D हटा और सकते C। हैं ना D और C से कनेक्शन क्यों हटा सकता हूँ मैं? सर? क्योंकि I2 करंट आ रहा है ना, सेम ही आ रहा है ना करंट। जो यहाँ जा रहा है वो यहाँ आ रहा है। यस तो सर। D, ये ऐसा भी तो, यहाँ तो एक रजिस्टर ऊपर भी तो है। यहाँ जो करंट है वो यहाँ है, तो इससे मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि इस वायर में करंट 0 होगा? न सर उसमें तो है, ऊपर वाला है पॉइंट, जैसे ऊपर वाला है HD। इसमें। हाँ ये तो मैं बोलूंगा यहाँ कुछ करंट गया, मान लो P करंट गया, तो उतना ही करंट यहाँ से आएगा नीचे P। तो इसमें मैं कनेक्शन कौन सा हटा पाऊंगा? आप सही जा रहे हो, पर उससे फायदा क्या हो रहा है ये बताओ? यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उससे मैं यहाँ क्या करूँ? अगर आप इसे किरचॉफ लॉ यूज करके सॉल्व करते, आप लूप की इक्वेशन लिख के सॉल्व करते,
तो फिर ये बहुत फायदेमंद हो जाता है ऐसा करना, ठीक है। अगर आप Yes. है ना, उस केस में फायदेमंद होता है ये, पर अभी कुछ फायदा नहीं है इसका, है ना। मुझे पोटेंशियल किन के इक्वल है वो ढूंढना चाहिए, तो वो मैं ऐसे पोटेंशियल इक्वल ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए हमेशा, कि हम जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहते हैं उनको जोड़ने वाली लाइन वो आना चाहिए आपके प्लेन में, तो हम इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट ढूंढ पाएंगे। ए और बी को जोड़ने वाली लाइन देखो इस प्लेन में आ रही है और इस प्लेन के ऊपर इधर उधर सिमेट्री, तो हम कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ इनपुट आउटपुट सिमेट्री आपने बिल्कुल सही कहा जो भी कहा, और उससे कुछ फायदा अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। वो फायदेमंद होता अगर मैं किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बनाना चाहता या करंट्स का मुझे बताना होता, कोई बोल दे कि इसमें करंट 1 एम्पेयर है तो इसमें पूछ ले, तो आप आसानी से बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा आपको ये लॉजिक, समझे? यस सर। है ना। चलो, तो ऐसा सर नहीं है कि ये कभी बिल्कुल काम नहीं आएगा, काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें Yes, sir. कुछ जगह करंट दे दिया और कुछ और जगह पूछ लिया, तो आप ऐसे इजीली देख सकते हो। सर कभी डी से कभी एक और रेजिस्टेंस कोई जुड़ा रहता सर, हाँ, तो फिर इग्नोर कर सकते थे ना डी, मतलब हटा सकते थे कोई। डी से एक और रजिस्टर कहाँ जुड़ा होता है? दूसरा पॉइंट तो बताओ। डी से जी मान लो सर, जी। डी से जी तक तो सिमेट्री खत्म हो जाती, फिर तो डी से जी एक रजिस्टर जोड़ दोगे तो सिमेट्री खत्म हो जाएगी। सर ऐसा ही क्यूब एक AB के नीचे होता तो ऊपर नीचे एक जैसा हो जाता चीजें, तो नीचे वाले सारे पॉइंट्स ऊपर जुड़ जाते। यस, सिमेट्री चेंज हो जाती है। हाँ, पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता था। यस सर पॉइंट कब हटा सकते हैं सर फोल्ड करने पे, उसकी बता दीजिए कंडीशन। फोल्ड करने पे पॉइंट कब हटा सकते हैं? पहली चीज तो मैंने पॉइंट कब हटाया अभी तक? पॉइंट हटाने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? फिर बताओ। वो कनेक्शन रिमूव करना बोल रहे हो क्या? यस सर। ये सर वो इनपुट एंड आउटपुट में। हाँ, इनपुट आउटपुट में मैंने बताया था आपको, जैसे एक ये वाला डायग्राम लिया था मैंने, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ जो कनेक्शन है ना, इसे मैं ऊपर नीचे हटा सकता हूँ। क्यों हटा पा रहा था? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इधर से जो करंट आ रहा है वो इधर जा रहा है, जो इधर से आ रहा है वो इधर जा रहा है, तो कोई सेंस ही नहीं है वहां कनेक्शन बनाने का। यस सर, क्लियर है। ये चलिए, वेरी गुड। तो क्या थर्ड पार्ट हो गया इसका? समझ में आ गया थर्ड पार्ट अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। हाँ, जैसे ये जो आपने सिमेट्री सोची और फिर करंट्स के बारे में सोचा, ये वेस्टेज नहीं जाएगा, ये बहुत काम की चीज करी आपने। इस पे अच्छे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, तो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन अगर किसी को बनाना हो तो वो ये कुछ पूछ सकता है कि करंट का रिलेशन वगैरह कहाँ पे क्या इक्वल करंट है, तो वहां आपके बहुत काम आएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते फिर। तो हमने सिमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट देखे, क्वेश्चन देखे। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन ये दिया था, इसका रेजिस्टेंस पूछा मैंने एबी के बीच में, बताओ आंसर इसका क्या है? R/2 आंसर दे रहे मुझे बच्चे, चलो चेक कर लेता हूं मैं। R/2 आंसर दे रहे बच्चे। ये जो स्फीयर जैसा बनाया ना, इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है नीचे और ऊपर के पॉइंट सिमेट्री है, नीचे और ऊपर के पॉइंट के बीच में सिमेट्री है, दिख रहा है साफ साफ। मुझे दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एकदम सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए, है ना, ऊपर नीचे सिमेट्री दिख रही है। दूसरी चीज और क्या दिख रहा है मुझे, ये जो दो पॉइंट है ये भी सिमेट्रिक है, ये दोनों पॉइंट भी आपस में सिमेट्रिक है, इनमें भी कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्फीयर घुमा दो, थोड़ा सा घुमा दोगे तो ये ऊपर वाले पॉइंट साइड में जाएंगे और साइड वाले ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो भी सिमेट्री दिखेगी। तो असल में ये चारों पॉइंट ही सिमेट्रिक है, इन चारों का ही कनेक्शन देखो ए और बी से बिल्कुल एक जैसा है। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर नीचे का 3, ये 4, एक्चुअली चारों पॉइंट ही सिमेट्री है। आप ए और बी से देखें तो ये जो पूरी ऐसी रिंग जैसी बन रही है जिसमें 4 पॉइंट 1 2 3 4 आ रहे हैं, इनके सबके कनेक्शन ए और बी से एक जैसे है। इसका मतलब ये चारों सेम पोटेंशियल पे होना है। आ रहा है क्या समझ में? ये हमें देखकर ही समझ में आया कि पॉइंट्स 1 2 3 and 4 are having identical connections। क्या उनके कनेक्शंस आइडेंटिकल है? दिखे आपको? है ना। आदित्य का तो आंसर यह था मेरे पास। बाकी बच्चे क्या आप सबको दिखा 1 2 3 4 के कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है?
1 का कनेक्शन देखो एक रजिस्टर से ए, एक रजिस्टर से बी, ऐसे 2 का है, ऐसे हर रजिस्टर का एक जैसा कनेक्शन है यहाँ पे। तो पॉइंट 1 2 3 4 बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल कनेक्टेड है तो पोटेंशियल भी इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल ऑफ 1 2 3 एंड 4 शुड बी सेम। अब इन चार का पोटेंशियल सेम है तो इन्हें अलग अलग क्यों रखो, आपस में जोड़ लो, इनको आपस में जोड़ो। और इनके बीच में जो रजिस्टर है ना, देखो 1 2 के बीच में एक रजिस्टर है, कोई काम का नहीं, क्योंकि उसके बीच में उसमें करंट ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही पोटेंशियल के 2 पॉइंट्स पे जुड़ा हुआ है। वैसे ये रजिस्टर कोई काम का नहीं है, ये रजिस्टर कोई काम का नहीं, ये रजिस्टर कोई काम का नहीं, क्योंकि सेम पोटेंशियल के पॉइंट के बीच में जुड़े हैं। तो इन सबको हटाओ, तो उसके बाद बचा एक नंबर से ए और बी, 2 नंबर से ए और बी, 3 नंबर से ए और बी, 4 नंबर से ए और बी। तो ए और बी के बीच में मुझे 4 रजिस्टर दिखेंगे इधर, बीच में आएगा 1 2 3 एंड 4, और 4 रजिस्टर्स आएंगे ए से 1 2 3 4 के बीच में, और बी से भी 1 2 3 4 के बीच में। क्या है समझ में आपको ये? तो ये आर 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 4 बार r/4, उधर आर 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 4 बार r/4, तो टोटल मिलके r/2 आंसर। ये आ गया इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बताइए आया क्वेश्चन? देख लीजिए अच्छे से, क्या है क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? सर हाँ जो 1 वाला पॉइंट है वो ए और बी से तो कनेक्ट है ही, वो 4 और सेकंड से कनेक्ट है ना सर? 1 वाला पॉइंट बोलो फिर से। सर वो ए और बी से कनेक्ट है, हाँ और वो सर 4 और 2 से भी तो कनेक्ट है सर, हाँ तो बिल्कुल सही। वहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा? 1 नंबर 4 और 2 से जुड़ा तो हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल चेंज होगी। क्यों? मैं तो 1 2 3 4 को आपस में देख रहा हूँ, 1 2 3 4 का आपस में देखो। 2 नंबर पॉइंट वो एक एक रजिस्टर से कनेक्टेड है ए और बी पर, और एक एक रजिस्टर से कनेक्टेड है 1 और 3 पर। 3 नंबर पॉइंट है ना, तो कनेक्शन से एक जैसा है ना, बिल्कुल देखो 4 पॉइंट 1 2 3 4 के कनेक्शन बिल्कुल एक जैसे ही है, तो चारों का पोटेंशियल सेम ही होना चाहिए। आया? चलो नेक्स्ट डायग्राम देखिए। क्या है डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? देखिए क्या है डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? पिरामिड है ना सर, ऊपर और नीचे। दो दो पिरामिड है, बिल्कुल सही है ना। दीज आर 2 पिरामिड्स, ऊपर और नीचे। अब इनमें नाम दे देता हूं मैं, चलो किसी पॉइंट को ए और किसी पॉइंट को बी। इसको ए दे देता हूं, तो चलो इसको मैंने ए दे दिया और इसको मैंने बी दे दिया। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और हर ब्रांच में हर जगह है ना आर रेजिस्टेंस, हर जगह आर रेजिस्टर है, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करो, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और हर जगह आर रेजिस्टर है। करिए। दो पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर है, दूसरा नीचे है। ये पिरामिड अपन ने किससे बनाया है? नीचे स्क्वायर फ्रेम जैसा है, और 4 वायर लगे हैं ऊपर ए और बी तक नीचे। तो अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और हर वायर में रेजिस्टेंस आर है।
चलिए ट्राई देखते हैं। चलिए आंसर आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ, अब देखिए जरा बोर्ड पे। 3D में भले ही क्वेश्चन में डायग्राम दिखाया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम भी 3D में बनाए। हम उसको ऊपर से देखेंगे अगर डायग्राम को, तो मुझे कुछ ऐसा दिखने लगेगा वो। भाई 3D में क्यों बनाऊं मैं? मैंने इस A को नीचे ले लिया, B को नीचे ले लिया, तो ऐसा डायग्राम बनने लगेगा, और ये रहे मेरे पॉइंट A और B, यस सर। है ना? साफ साफ दिख रहा है, ऊपर नीचे एक जैसा है। फोल्ड इट, ऊपर नीचे एक जैसा है, फोल्ड कर सकते हो इसे। तो ये एक लाइन दिख रही है हमें फोल्डिंग सिमेट्री के लिए, ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है, फोल्ड कर देते। तो चलो फोल्ड करके डायग्राम बनाता हूं मैं। फोल्ड करके डायग्राम बनाया तो कुछ ऐसा बनने लगेगा वो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी से एक एक रजिस्टर ऊपर गए थे, वो फोल्ड होके यहीं आ गए नीचे, तो ये डबल हो जाएंगे, इनको डबल कर देना। एक के ऊपर एक आ गए तो r/2 कर देना। यहाँ पे दो रजिस्टर एक के ऊपर एक आ गए तो r/2 हो जाएगा। ये रजिस्टर के ऊपर ये रजिस्टर आ गया तो यहाँ पे r/2 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी होगा, इधर r/2, इधर भी r/2, इधर भी r/2। इनफैक्ट एवरी रजिस्टर के ऊपर दूसरा रजिस्टर आ रहा है, तो सभी r/2 होने वाला है। ये और ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये दोनों इन दोनों के ऊपर आ गए, सभी r/2। अच्छा, ये जो रजिस्टर था यहाँ, जब फोल्ड करूंगा तो इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ दिखेगा मुझे, वो यहीं से चालू होकर यहीं पर आएगा। और ऐसे ही ये रजिस्टर, ये इसी पॉइंट से चालू होकर इसी पॉइंट में, क्योंकि दोनों सेम है, तो यहीं से घूम के यहीं पर आया। और इसे बीच में एक रजिस्टर है ये वाला, ये भी यहीं से स्टार्ट होगा यहीं पर आएगा, समझे? दिस रजिस्टर, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस है, ये सब शॉर्ट हो रहे, इनका कोई मतलब ही नहीं है। हटा दो इन तीनों, इन तीन रेजिस्टेंस को हटा दो, क्योंकि एक ही पॉइंट से जुड़ गए। हमें समझ में आ गया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 1 ये सेम पोटेंशियल है। ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 2 ये सेम है बिल्कुल। ये पॉइंट 3 और ये पॉइंट 3 ये सेम है, तो इनके बीच में जुड़े रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, वो हट गया। तो सर्किट कितना आसान हो गया देखो अभी, है ना? अब ये r/2 और r/2 सीरीज में, यस सर। r के साथ r/2 पैरेलल में, r के साथ r/2 पैरेलल में, तो r और r/2 कितना आ जाएगा इनका कॉम्बिनेशन? 3r/2। 3r/2। ऐसे 3r/2 यहाँ इस पॉइंट और a के बीच में 3r/2 सीरीज में है, क्या आ जाएगा आंसर? 3r।
आंसर। ग्रेट। यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए क्या करा है मैंने। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई तो बताइए। क्वेश्चन सबसे पहले तो मैंने समझा क्या दिया था डायग्राम, और डायग्राम जरूरी नहीं कि हम भी 3D में बनाए, तो मैंने वो ए और बी पॉइंट को ऐसा दबा दिया नीचे, बी पॉइंट को ऐसा ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, तो इस वाले स्क्वायर के सेंटर पे ए दिखा दिया, इस वाले स्क्वायर के सेंटर बी दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कनेक्शन सेम रख रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सर्किट बन गया, इसमें ऊपर नीचे एक जैसा है, तो मुझे ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर, ये दोनों सेम पोटेंशियल समझ में आ गए। फोल्ड करा, फोल्ड करके सर्किट बन गया, सॉल्व करा, आ गया आंसर। कोई भी डाउट किसी को? देखिए अच्छे से, क्या किसी को कुछ भी डाउट? सर 2r/3 होगा ना? क्या 2r/3 होगा ना? 2r/3 होगा? किसने 3r/2 बोला था? जिसने बोला था उसने गलत कर दिया शायद, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर r/2 और r/2 सीरीज में r जाएगा, r और r/2 का पैरेलल, r इंटू r/2 अपॉन r प्लस r/2, तो r/3 आएगा। हाँ यार, r इंटू r/2 अपॉन r प्लस r/2, ये आने वाला है r/3, तो 2r/3 आएगा आंसर। तो इसका बिल्कुल सही कहा। यस सर। अमन का सही आ गया आंसर, वेरी गुड अमन। बाकी बच्चे सबको आया? यस सर। यस सर। यस Very सर। तो सिमेट्री का एक क्वेश्चन देखा अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब हमने अभी तक सर्किट सॉल्विंग नहीं करी है, हमने सिमेट्री मेमेट्री देख लिए, पर सर्किट में हमने जैसे बैटरी ज्यादा लगा दे तो क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे। जितने क्वेश्चन देखे बैटरी वाले सब एक एक सेल वाले दिए थे मैंने, तो अब ज्यादा सेल हो तो क्या करते हैं, तो उस चीज पे आ जाते हैं अपन। तो थोड़ा सर्किट सॉल्विंग को अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हो, नेक्स्ट सर्किट सॉल्विंग, ये हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट सर्किट सॉल्विंग, सर्किट सॉल्विंग। तो सीधा एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे सपोज मेरे पास एक सेल था, ये 3 रजिस्टर है इस तरह से जुड़े हुए, और यहाँ पर भी एक और सेल लगा हुआ है, ठीक है। ये सेल था सपोज 10 वोल्ट, ये था सपोज 5 वोल्ट। रजिस्टर दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो मैंने 2 सेल्स लगा दिए हैं यहाँ पर, दिस सेल इज ऑफ 5 वोल्ट, वो सेल है 10 वोल्ट का, 3 रजिस्टर से, और पूछ लिया सबसे करंट कितना है, इससे करंट, इससे करंट, इससे करंट, तीनों से करंट पूछ लिया। तब जो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है, देखो क्या कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो अब इनको क्या करें, तो इनको बिल्कुल बेसिक से करना चाहिए हमको, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करना चाहिए हमें। तो ये पुराना क्वेश्चन पूरा हटा रहा हूं मैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं बता रहा हूँ। तो हेडिंग थी हमारी सर्किट सॉल्विंग, और मैंने यहाँ पूछ लिया फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस, सारे रेजिस्टेंस में करंट पूछ लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जब भी कॉपी में नोट करना है तो क्वेश्चन का डायग्राम अलग, सॉल्यूशन का अलग, नहीं तो आपको बाद में समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन दिया क्या था। इसलिए एवरी टाइम नोट डायग्राम सेपरेटली, क्वेश्चन और सॉल्यूशंस के डायग्राम अलग अलग होना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बना रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन में डायग्राम बनाया, जो डाटा दिया लिख दो फटाफट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 5 ओम। अब सेल्स क्या करते हैं, सेल्स क्रिएट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या होता है, दिस इज सेल, वो क्या करता है, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, 5 वोल्ट, और ये करने के लिए रेजिस्टेंस को चाहिए होता है करंट, किसी भी रेजिस्टेंस को करंट चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो इन रेजिस्टेंसेस को चाहिए करंट, वो सेल को प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेल शुड प्रोवाइड सम करंट। मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट का सेल, इसने कैपिटल आई करंट प्रोवाइड करा था। सेल की प्रॉपर्टी की करंट जब देता है उतना लेता भी है, उसके अंदर कोई चार्ज का सोर्स नहीं है कि एक तरफ से बस करंट दे दो दूसरी तरफ से ना ले, तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए उतना ही करंट यहाँ से वापस भी आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सेल करंट कुछ करंट देता है तो उतने करंट वापस लेता भी है दूसरे एंड से। ये करंट आई जब यहाँ पहुंचा,
तो इसको दो रास्ते दिख रहे हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ से मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट आई था, तो यहाँ गया होगा आई माइनस आई वन, आई माइनस आई। अगर मैंने यहाँ आई माना, टोटल कैपिटल आई आया, तो बचा हुआ यहाँ जाएगा भाई किरचॉफ करंट लॉ। वो जो करंट आया वो देखो ऊपर से ऐसा फ्लो क्या आएगा यहाँ पे आई माइनस आई, और नीचे मैंने स्मॉल आई माना था, और फिर इनका एडिशन होके फिर से वो आई हो जाएगा, कैपिटल आई हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले हर जगह करंट अज्यूम कर लिया। मैंने मान लिया कि सेल ने कैपिटल आई करंट दिया, यहाँ स्मॉल आई गया, तो यहाँ कैपिटल आई मैंने स्मॉल आई गया, और ऐसा मैंने देखिए हर जगह करंट को अज्यूम कर लिया। मैंने हर ब्रांच में करंट कुछ है ऐसा मान लिया। क्लियर? मैंने क्या करा है समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास दो लूप है, तो मैं लूप लॉ की इक्वेशन बना सकता हूँ। मेरे पास दो लूप है, दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2। तो इन लूप्स अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करके इस लूप में घूमते हैं पहले, और फिर यहां से शुरू करके इस लूप में घूमते हैं। ठीक है, तो लूप की इक्वेशन लिखते हैं। यहां से यहां गए, 10 वोल्ट बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो 10 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। जब भी बैटरी में छोटी लाइन से बड़ी लाइन जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता है। लो यहां से जा रहे हैं तो लो से हाई पोटेंशियल जा रहा है। फिर इधर गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ गए, एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा 1 × I, इतना ड्रॉप हुआ। यहाँ पहुंचे, यहाँ से इधर गए, करंट की डायरेक्शन में 2 ओम में गए, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2I। स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गए, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किसी लूप में घूमो तो पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0 आता है। बस लूप की इक्वेशन समझ में आई? यस सर। चलो ऐसे सेकंड लूप में लगा लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके लगा लेता हूँ मैं। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। चलो यहाँ से यहाँ गए, करंट नीचे, मैं ऊपर जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, I × R। यहाँ गए, कुछ भी नहीं है। यहाँ गए, बैटरी की डायरेक्शन में गए, 5 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ गए, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, रेजिस्टेंस इंटू करंट, 1 × I - I इक्वल टू 0। स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गया। तो दो इक्वेशन बनी है और दो ही वेरिएबल है। यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू गेट दिस वैल्यू ऑफ I एंड स्मॉल I। इनको आप निकाल सकते हो, कर सकते हो कि नहीं आगे? ऑन सॉल्विंग यू कैन गेट कैपिटल I एंड स्मॉल I। और ये अगर आ गया तो सब तरफ करंट आ गया, यहाँ का करंट, यहाँ का करंट, यहाँ का करंट पता चल गया, हर जगह करंट पता चल गया। और भी कुछ पूछे, अगर आपसे और भी कुछ पूछे, कहीं पोटेंशियल ड्रॉप पूछ ले, मान लो इसका पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया, तो निकाल सकते हो करंट इंटू रेजिस्टेंस। समझे? तो ये क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? कैसे सर्किट सॉल्व करना चाहिए हमको, करंट मान के हमें इक्वेशंस बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट? यस सर। यस वेरी सर। गुड। चलो तो ये क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, आप, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ एक और मैं। तो यहाँ दो ही लूप थे, थोड़ा सा बड़ा करेक्शन करता हूँ, अगला मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन में। देखो अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ सर्किट दे दिया है। बैटरीज के पोटेंशियल दे देता हूँ मैं। चलो ये दे दिया मैंने 5 वोल्ट, ये दे दिया 1 वोल्ट, ये दे दिया मैंने 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस सारे 1 ओम दे देता हूँ, रेजिस्टेंस सारे 1 ओम दे देता हूँ। फाइंड करंट थ्रू ईच सेल, हर सेल से कितना कितना करंट है फटाफट निकालो, हर सेल से कितना कितना करंट है फटाफट निकालो। करिए। फाइंड करंट थ्रू ईच सेल, हर सेल से कितना करंट है निकालिए।
ये अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ कुछ भी दिक्कत, इक्वेशन लिखने में कोई समस्या हो, आगे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, ये देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। लोकेंद्र, लोकेंद्र आपको क्लियर है क्या ये पूरा? यस सर। ओके, वेरी गुड। राजवीर, राजवीर Yes, sir. यादव, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या Clear. बताया था? वेरी गुड, करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप अपना सॉल्व करिए, मैं मेरा सॉल्व करता हूँ, है ना? मान रहा हूँ कि यहाँ से करंट आया था आई, यहाँ पे गया स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई, यहाँ से आया आई, फिर इसमें गया I1, तो यहाँ आया I प्लस I1, इसमें से यहाँ गया कैपिटल आई, तो इधर से आना चाहिए कैपिटल आई माइनस आई माइनस कैपिटल आई माइनस आई माइनस सब तरफ करंट मान लिया मैंने। अब अपना करिए, मेरा मत देखिएगा ना, जब सॉल्व हो जाए तब अपन मिलाएंगे आंसर।
चलिए मेरे आंसर्स आ गए। मेरे आंसर्स आए कि ये जो 5 वोल्ट का सेल था, जो 5 वोल्ट का सेल था, इसमें करंट 2 एम्पियर, इधर 8 वोल्ट के सेल के अंदर करंट 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में, और नीचे 10 वोल्ट के सेल के अंदर करंट 5 एम्पियर इस तरह से मेरा आंसर आ गया। क्या आया आपको समझ में? ये मैच कर रहे किसी का आंसर? मेरे पास एक आंसर आया है किसका? देवेश का। देवेश आंसर आपकी और मेरे अलग है। देवेश कहीं कोई मिस्टेक लग रही क्या मेरी? देवेश आर यू देयर? यस सर। हाँ बताइए, आपके आंसर मेरा आंसर अलग क्यों है? सर देख रहे हैं सर, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो मैंने। सर मेरा भी अलग आया है। आपका भी अलग आया है। चलो मैं मेरा चेक कर लेता हूँ, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना? सब बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए, मेरा भी चेक कर लेते हैं। इनमें बहुत कॉमन है देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होना, तो चेक कर लेते, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। मैंने माना था कि यहाँ से करंट कैपिटल आई आ रहा है, कैपिटल आई में से यहाँ स्मॉल आई भेजा, तो बचा हुआ कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई यहाँ भेजा, वो कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई यहाँ तक आया, उसके बाद मैंने यहाँ भेज दिया I1, तो बचा हुआ दिस माइनस दिस, आई माइनस I1, वो यहाँ भेज दिया। वो करंट इधर से आया, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I आ रहा था, इनका एडिशन होके I प्लस I1, और ये ऐड होके फिर से I हो जाएगा। क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही करा है मैंने? यस सर। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ मेरी, चेक करते हैं इक्वेशन। पहली इक्वेशन मैंने इस लूप की लिखी, मैं बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ +5, यहाँ पहुंचा, यहाँ से इधर गया, करंट की डायरेक्शन में 1 ओम में गया, आई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I इंटू आर, आई आ जाएगा। नेक्स्ट करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं 1 ओम से, तो I प्लस I1 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सही है क्या? सही है क्या? यस सर। यस सर। चलो तो ये इक्वेशन सॉल्व करके ये बनाई मैंने, यहाँ पे -I -2I -I1 दोनों उठा के वहां ले गया, तो ये इक्वेशन आ गई। क्या फर्स्ट इक्वेशन मेरी सही है? यस सर। सेकंड लूप 2 की इक्वेशन चेक करते हैं। लूप 2 10 वोल्ट ऐसे क्रॉस करा, 10 वोल्ट करंट के उल्टा जा रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो प्लस I माइनस I, ठीक है? यहां से इधर क्या, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, -I, फिर इधर करंट से उल्टा जा रहा हूं, यहाँ ऐसा घूम रहा था, इधर करंट से उल्टा गया, तो फिर पोटेंशियल बढ़ा, +I1। ठीक है, चेक करो ये सही लगा बनाया क्या मैंने? यस सर। सही है। ये -I -2I होगा, I1 प्लस का अकेला था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और कैपिटल I प्लस का अकेला था, यहाँ उधर जाके माइनस हो गया। तो ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 2। देख लो सब कुछ सही है क्या मेरी इक्वेशन 2 में?
यस सर। यस सर। इक्वेशन 3 चेक कर लेते हैं, इक्वेशन 3 चेक करते हैं। इक्वेशन 3 का लूप ये रहा, ऐसे घूम रहा हूं मैं। पहले 1 वोल्ट को क्रॉस करा, 1 वोल्ट को क्रॉस करा, +1 यहाँ आया, करंट के उल्टा जा रहा हूँ तो प्लस में पोटेंशियल आएगा, +I+I1। फिर करंट से अपोजिट जा रहा हूँ तो +I1 = 0। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ गई, I1 2I1 प्लस स्मॉल I, और ये 1 वहां ले गया तो -1, ये आ गई इक्वेशन 3। Am I correct? यस सर। यस सर। यही आ रही है पर प्लस का आ रहा है। चलो चेक करते हैं ना, यस रुको तो रुको। कंटिन्यू कर। हाँ मतलब मेरे कुछ मिस्टेक तो नहीं है, मुझे लग रहा है, मुझे दिख गई मेरी गलती। आप देखते हैं, आप देख पाते हो कि नहीं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 का डबल सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 का डबल सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 ये रही इक्वेशन 3, यहाँ 2i है, यहाँ 2i बनाने के लिए इसका डबल सब्ट्रैक्ट करा, तो दिस सर उधर 5 -2 माइनस ऑफ माइनस। हाँ मेरे को ये गलती दिखी मेरी, यहाँ पे इसका डबल सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये मेरी गलती थी यहाँ। तो ये हो गया +2, तो 5 और 2 यहाँ हो गया 7, ठीक है। यस सर। हाँ ये 2i, ये -2i कैंसिल हो गया, ये I1 यहाँ -4i1, तो -3i1 बचा, तो I1 आ जाएगा मेरे पास कितना, -7/3। ठीक है, मेरी मिस्टेक मेरे को दिख गई, -7/3 आ गया। अब वो -7/3 यहाँ रख देते इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन 3, तो 2 टाइम्स I1 क्या आ रहा है, -7/3 प्लस स्मॉल I = -1, तो ये आ गया मेरे पास -7 × 2 = 14/3। ये माइनस उधर लेके प्लस हो जाएगा, तो I = हो जाएगा -1 प्लस 14/3, तो ये -3 + 14 11/3, मेरा I आ गया 11/3। किसी के वहां शोर बहुत हो रहा है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। चलिए इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं अब। तो कैपिटल I बाय इक्वेशन नंबर 2, कैपिटल I was 2i - I1 - 10, 2i - I1 - 10, 2i की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पे मेरे पास 11/3, तो उसका डबल 22/3 माइनस I1 was -7/3, उसका माइनस करेंगे तो +7/3 -10। सॉल्व कर लो, इसे क्या आ रहा है, कैपिटल I क्या आ रहा है, 1/3 1/3, 22 + 7 और नीचे -30 कर देना, 22 + 7 कितना, 22 + 7 कितना हो जाएगा, 31 Yes, sir. -30 1/3 आ रहा है ये, सर माइनस माइनस क्यों, प्लस आएगा, सर 29 - 30। ओ 29 होगा, सॉरी -1। तो इसका मतलब ये हो गया, ये करंट सब वापस बना दो, ये करंट सब सही करके बना लो, तो आंसर मैच कर जाएगा आपका। यस सर। यस सर। देख लीजिए अच्छे से बोर्ड पे, छोटी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी जिससे पूरा ही गड़बड़ हो गया था। यस सर, अब सही आ रहा है सर। हाँ अब मेरा तो आपको मैच कर जाऊंगा, वेरी गुड। चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने पास। अब अपन और क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सर्किट सॉल्विंग की और मेथड देखेंगे, ये अभी अपन ने किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना सीखा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, क्लियर।